Hello everyone, welcome to my channel UGC Net HRM classes. प्रीवियस वीडियो में मैंने यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया है. सो मैनेजमेंट थॉट्स मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे. आज हम कुछ बचे हुए स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी को पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है फॉर माय फर्स्ट टाइम व्यूअर्स. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. ये मैंने टाइमलाइन बना रखा है कि कैसे कैसे हाउ मैनेजमेंट इवॉल्व, कैसे कैसे मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे चेंजेस आने शुरू हुए हैं. मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड के साथ ये टाइमलाइन बनाया है. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल. बेसिकली ये मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल का फोकस क्या है? फोकस इसका इस बात पे है कि मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. मैनेजमेंट जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. मतलब मैनेजर सिर्फ लोगों को ऑर्डर नहीं दे सकता है, बल्कि उसको कुछ फिक्स्ड फंक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं. मैनेजर्स को कुछ फिक्स्ड फंक्शंस फॉलो करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके. सो ये फंक्शंस फॉलो करेगा मैनेजर. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, followed by manager to achieve organizational goal. ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो वो एनुअल फंक्शन जो है आप बिना उसको प्लानिंग, उसको ऑर्गेनाइज किए इस इवेंट को सक्सेसफुल नहीं बना सकते. सो मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो मेन फंक्शन है ये एक रिपीटेटिव साइकिल है, जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ये चलता रहता है. इसके बिना आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हो. ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है. साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मेथड को ये फॉलो करता है. इसके मेन प्रोपोनेंट्स जो है वो हेनरी फ्योल, हैरोल्ड कुर्ट्ज और ओडोनेल हैं. तो हेनरी फ्योल, हैरोल्ड कुर्ट्ज के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में. सो हैरोल्ड कुर्ट्ज का मेन था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को फोकस किया है. सो ये कुछ फीचर्स है जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है. सो पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है. लिमिटेशंस कुछ होते हैं, हर चीज का अपना एक लिमिटेशंस होता है. ये ह्यूमन इमोशंस पे फोकस नहीं करता है, ह्यूमन इमोशंस को वैल्यू नहीं करता है उतना. ये एक प्रॉपर साइकिल है जिसको फॉलो कर रहा है. प्रैक्टिकल सिचुएशन में सब स्टेप्स एग्जैक्टली फॉलो नहीं होते हैं. दूसरा, डायनामिक एनवायरनमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है. हमेशा डिसीजंस जो है वो आप एक लाइन में एक स्टेप्स के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो कर सकते हो. सो ओडोनेल ओडोनेल जो है, इन्होंने मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल को पॉपुलराइज किया. जिसमें बेसिक मैनेजर को बेसिक फंक्शन, वही सेम बात ओडोनेल ने भी कहा कि मैनेजर को बेसिक फंक्शंस फॉलो करने होते हैं, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ओडोनेल और हैरोल्ड कुर्ट्ज, ओडोनेल एंड हैरोल्ड कुर्ट्ज जो है वो उन्होंने मिलके एक बुक लिखी थी, एन एनालिसिस
of managerial function. तो ये बुक का नाम आप याद कर लो, मे बी कभी क्वेश्चन में आ सकता है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। ये बेसिक ये इसका मैनेजमेंट स्कूल का क्या हो गया डेफिनेशन, कि एक प्रोसेस फॉलो करता है। प्रोसेस फॉलो करेगा अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और ये प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस जो है इसको फॉलो करता है। नेक्स्ट है एम्पेरिकल स्कूल। ये आपका एक टाइप ऑफ अप्रोच है। ये हैरोल्ड कुंट्ज के अप्रोच में भी इसका डिस्कशन हुआ है। तो ई फॉर एम्पेरिकल, इसको याद करने का तरीका, ई फॉर एम्पेरिकल, ई फॉर एक्सपीरियंस, मतलब केस स्टडीज पे मैनेजमेंट को जो है यहाँ पे, 1 सेकेंड, मैनेजमेंट जो है वो पास्ट सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल दोनों केसेस देखेगा, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल दोनों केसेस को एनालाइज करेगा और अम, उससे वो सीखना चाहिए कि कैसे करना है, क्या क्या डिसीजन लेना है यहाँ पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जो पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ चुकी है प्रॉब्लम, उनसे लेसन लेके फ्यूचर डिसीजन लेने में हेल्प करता है ये एम्पेरिकल स्कूल का कहना है। मान लो कि 2 कंपनी है, 2 कंपनीज है। एक कंपनी का ने एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए इंसेंटिव स्कीम्स शुरू किया, इंसेंटिव स्कीम डाला। दूसरी कंपनी ने उसी को स्टडी किया और वही स्ट्रैटेजी अपने कंपनी में भी अप्लाई किया और फिर देखा नेक्स्ट का इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और फिर देखा कि क्या रिजल्ट आता है। तो इससे आप अपना सीख सकते हो कि क्या फ्यूचर डिसीजन आपको कैसे लेना है। मान लो इस कंपनी में मोटिवेशन इंसेंटिव स्कीम दिया गया तो लोग मोटिवेट हुए, काम अच्छा हुआ, तो नेक्स्ट कंपनी भी सोचेगी कि इस एक्सपीरियंस पे हम लोग भी ये काम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, केस स्टडी मेथड है, सक्सेस एंड फेलियर पे बात करता है, प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करता है, डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है। सो अर्नेस्ट डेल, पीटर ड्रकर, ये इन लोगों ने प्रमोट किया है एम्पेरिकल स्कूल्स को। ये रियल लाइफ लर्निंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होती है इस तरह से। और लिमिटेशंस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि हर सिचुएशन में सेम नहीं हो सकता, मे बी किसी में इंसेंटिव स्कीम काम करेगी, किसी में नहीं करेगी। सो न्यू प्रॉब्लम्स के लिए ओल्ड केसेस हमेशा यूजफुल नहीं होते हैं। दो बिजनेस सिचुएशंस हमेशा सेम नहीं होते हैं। थियोरेटिकल साइंटिफिक फाउंडेशन की इसमें कमी है, इतना साइंटिफिकली ये बस एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करने की बात कर रहा है। सो ये हम हर केस में वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है, 1 सेकेंड, अर्नेस्ट डेल जो है, अर्नेस्ट डेल को फादर ऑफ एम्पेरिकल स्कूल कहा जाता है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो मे बी क्वेश्चंस में एमसीक्यूज फॉर्म में आपका पूछा जा सकता है। इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात किया गया है, वही ई फॉर एक्सपीरियंस, ई फॉर एम्पेरिकल, रियल लाइफ केसेस पे बात किया गया। पीटर ड्रकर यहाँ पे प्रैक्टिकल मैनेजमेंट एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस को स्ट्रांगली सपोर्ट किया है, तो उस पे बात हुई है।
प्रैक्टिस अप्लाइड डिसिप्लिन पे बात हुई है। ओके, अप्लाइड डिसिप्लिन पे बात किया गया। ठीक है, प्रैक्टिस प्लस रिजल्ट प्लस इफेक्टिवनेस की बात किया गया। इसने अर्नेस्ट डेल ने केस स्टडी प्लस एक्सपीरियंस पे बात किया है। पीटर ड्रकर ने प्रैक्टिस प्लस रिजल्ट प्लस इफेक्टिवनेस पे बात किया है। ठीक है, सो ये अप्रोचेस ऑफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और ये मॉडर्न अप्रोच में एक तरह से आ जाता है। सो नेक्स्ट स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल। ये ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की तरफ आता है। इसमें क्या किया इसने फोकस किया क्या, मशीन से स्ट्रक्चर पे नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग्स पे अब फोकस हुआ यहाँ पे। पहले ह्यूमन बीइंग को एज अ मशीन ट्रीट करते थे, लेकिन अब उनके इमोशंस, उनके बिहेवियर, उनके मोटिवेशन, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए बात हुई। मोटिवेशन, बिहेवियर, सेटिस्फैक्शन के लिए बात हुई। सो एम्प्लॉयज के बिहेवियर को समझना, उन्हें मोटिवेट करना, उनकी नीड्स को फुलफिल करने की बात करना, तभी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा। Once your employees will be motivated, then only they will give the productivity as expected by the organization, and you will achieve, there will be the efficiency, and it will reach to organizational goal. Okay. पहली कंपनी मान लो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, दो कंपनी है। पहली कंपनी सिर्फ टारगेट्स की बात कर रही है, टारगेट्स एंड सैलरी की बात करती है। वहीं दूसरी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट देती है, ट्रेनिंग दे रही है। तो आपको क्या लगता है किस कंपनी के एम्प्लॉयज बेटर परफॉर्म करेंगे? ऑब्वियसली दूसरे कंपनी के एम्प्लॉयज, क्योंकि यहाँ उन्हें सैलरी, उनके टारगेट्स के अलावा उन्हें रिस्पेक्ट मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, उनके ओपिनियंस को देखा जा रहा है। सो ये एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन की बात हुई है, ग्रुप बिहेवियर, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की बात हुई है। और एल्टन मेयो, हुगो मुंस्टरबर्ग, मैरी पार्कर फॉलेट एंड मैकग्रेगर, क्रिस आर्गरेस, ये सब इसके प्रोपोनेंट है। तो मैंने ऑलरेडी एल्टन मेयो, हुगो मुंस्टरबर्ग, मैकग्रेगर को पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। सो बार बार एक चीज को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं है। सो हियर आई विल टेल यू समथिंग अबाउट मैरी पार्कर फॉलेट एंड क्रिस आर्गरेस। सो इसका एडवांटेज ये हो गया कि एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ी, मोटिवेशन लेवल बढ़ा एम्प्लॉय का, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बेटर टीम वर्क होने लगा, लोग मोटिवेट होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनका बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, टर्नओवर रेट कम होगा, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनेगा। सो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो इसका कुछ लिमिटेशंस भी है कि सिर्फ ह्यूमन रिलेशन को फोकस करके आप काम नहीं करा सकते। ऑब्वियसली आपको चीज़ों को फॉलो करना होगा, टास्क को भी देखना होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी को इग्नोर हुआ है यहाँ पे। हर एम्प्लॉय का बिहेवियर अलग होता है, तो जनरलाइज नहीं कर सकते हो आप ह्यूमन बिहेवियर को, हर कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। सो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब यहाँ पे
सिर्फ लेके काम नहीं चलेगा. सो वन सेकेंड, आई टेल यू. दो प्रोपोनेंट बात की थे ना, एक मैरी पार्कर फॉलेट एंड क्रिस आर्ग्रेस. सो सबसे पहले करते हैं मैरी पार्कर फॉलेट. सो मैरी पार्कर फॉलेट जो है ये फर्स्ट लेडी थी ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. इन्होंने 4 स्टेज की बात की थी, 4 स्टेजेस की बात की थी. अर्ली स्टेज, डायरेक्ट कांटेक्ट, continuity and reciprocal relationship. And reciprocal relationship. पावर ओवर पावर विथ की बात हुई थी यहाँ पे. पावर ओवर एंड पावर विथ. पावर ओवर नहीं करना है, सबके साथ मिलके काम करना है ताकि आप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड निकाल सको. और इसने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड दिया था मैरी पार्कर फॉलेट ने. इसमें इंटीग्रेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड डोमिनेशन, 3 चीज की बात की थी. कॉम्प्रोमाइज एंड डोमिनेशन. सो और मैरी पार्कर फॉलेट ने ऑथोरिटी ऑथोरिटी 3 तरह से बताई थी. फर्स्ट था आपका बाय पोजीशन, बाय पर्सनालिटी एंड बाय फंक्शन. एक होता है पोजीशन के अकॉर्डिंग कि भाई जो जिस पोजीशन पे उसको मिल गया. एक होती है उसकी पर्सनालिटी से उसको लोग अथॉरिटी देना शुरू करते कि हाँ भाई तुम बताओ. बाय पर्सनालिटी एंड बाय फंक्शन. ओके. इनकी बुक थी मैरी पार्कर फॉलेट की. ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में मैरी पार्कर फॉलेट का आया है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में इसको बता दे रही हूँ. न्यू स्टेट, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएटिव एक्सपीरियंस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. और इसमें एक क्रिस आर्ग्रेस है. क्रिस आर्ग्रेस इन्होंने थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस दिया. और इम्पोर्टेंस बताया इनफॉर्मल ग्रुप का. ठीक है. इन्हें फादर ऑफ सोशल सिस्टम कहा गया है. फादर ऑफ सोशल सिस्टम. और ये जो वर्ड सोशल सिस्टम है ये इसको कॉइन किया है विल्फ्रेडो पैरेटो ने.
और इनकी बुक थी सॉरी, दिस वाज फॉर wait, this is not Chris Argus. I'm so sorry. This is for one second. This little bit. I was about to think that this is Chester Barnard, and I'm telling about the Chester Barnard. This is not Chris Argus. So, Chris Argus mature immature theory दिया, mature immature theory. इसमें क्या था, मैच्योर थ्योरी, ये इम्पोर्टेंट है, मैच्योर इमेच्योर थ्योरी, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इमेच्योर पर्सन क्या होता है, जो डिपेंडेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है, इनिशिएटिव कम दिखाता है। और वही मैच्योर पर्सन इंडिपेंडेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका अपोजिट होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां एम्प्लॉयज मैच्योर बन सके, यहाँ इमेच्योर से मैच्योर बनाना है एम्प्लॉयज को। सेकेंड है उसका पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। इसमें क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा रिजिड रूल्स बनाएगा, तो कंट्रोल रखेगा, तो एम्प्लॉयज की ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसलिए मैनेजर्स को एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, फ्रीडम देना है, ताकि ताकि एम्प्लॉय में डिसीजन मेकिंग पावर आ सके, ग्रोथ हो सके, अपॉर्चुनिटीज के लिए एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो सके। मतलब एक मैनेजर हर छोटी बात में एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देता है, तो अगर वो इंस्ट्रक्शन देता है तो एम्प्लॉय कभी खुद डिसीजन नहीं ले पाएगा। और वहीं दूसरा मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करता है, तो एम्प्लॉयज जो है यहाँ पे आइडिया सजेस्ट करेंगे। वंस दे विल स्टार्ट सजेस्टिंग द आइडिया, दे विल हैव मोटिवेशन, एक उनके में कैपेबिलिटी आना शुरू होती है, वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे मेन फोकस जो है एम्प्लॉय ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। सो पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है। सो यहाँ एक स्पाउस्ड थ्योरी भी क्रिस आर्गस की दी हुई है, स्पाउस्ड थ्योरी। यहाँ वो होता है कि जो कि हम ये चीज फॉलो करेंगे, ये बिलीफ्स और वैल्यूज को, बिलीफ्स और वैल्यूज हैं हमारे, अभी ये कह रहे हैं, करना इज अ डिफरेंट थिंग। बस ये जो हम बोलते हैं, जो बोल रहे हैं उसको स्पाउस थ्योरी कहते हैं। और थ्योरी इन यूज होता है जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको थ्योरी इन यूज कहेंगे। ठीक है। इसका क्रिस आर्गस ने ही फोकस किया था जॉब एनरिचमेंट पे, जॉब एनरिचमेंट में फोकस किया था, और ये वर्ड हर्जबर्ग का दिया हुआ है, जॉब एनरिचमेंट। ठीक है। क्रिस आर्गस ने सपोर्ट किया टी ग्रुप को, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को, टी ग्रुप सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो कि कर्ट लेविन की है दी हुई। ठीक है। कर्टलेन लेवन की सेंसिट, ये मैं इसके बारे में, कर्ट लेवन के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में जो एक और प्रोपाउंडर्स है उनके बारे में लेके आऊंगी। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं सोशल सिस्टम स्कूल की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ यहाँ पे अब मशीन, रूल्स, बिल्डिंग्स का नाम नहीं है, बल्कि इसको एक सोशल सिस्टम माना गया है। ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम माना गया है, जहाँ पे एक दूसरे से इंटरैक्शन होगा, तभी जाके आप गोल अचीव कर सकते हो, कॉमन गोल्स होगा,
तो आप उसको अचीव करने में लगोगे। ऐसा नहीं है कि बाहर की दुनिया से आपका इंटरेक्शन नहीं है। ये एक कॉपरेशन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स पे बात होती है यहाँ पे। वन सेकेंड। लेट बी टेक एन एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट हैं, वार्ड बॉयज है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सब कोऑर्डिनेटेड है। सब कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मान लो रिसेप्शनिस्ट को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट देना है, वो अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेगी डॉक्टर से तो वो गलत अपॉइंटमेंट दे देगी, गलत टाइम की देगी, तो इफेक्टिवली काम नहीं हो पाएगा वहां पे। सो कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, कॉमन गोल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है। यहाँ मेन प्रोपोनेंट्स है इसके चेस्टर बार्नार्ड एंड मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया। चेस्टर बार्नार्ड यहाँ पे 1 सेकेंड, ये लिमिटेशन है जो मैंने मेंशन किया है। चेस्टर बार्नार्ड यहाँ थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस, theory of acceptance, efficient, effective, डाइकोटोमी, इन सबको फॉलो करेगा। इसको चेस्टर बार्नार्ड को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, चेस्टर बार्नार्ड इज अ फादर ऑफ सोशल सिस्टम। ये वर्ड सोशल सिस्टम जो है ये दिया हुआ है विल्फ्रेडो पैरेटो का। मैं थोड़ा सा थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस बता देती हूँ। इसमें क्या है, अथॉरिटी कब इफेक्टिव होगी। अथॉरिटी इफेक्टिव तब होगी जब आपके जूनियर्स आपको अथॉरिटी देंगे, वो आपकी अथॉरिटी को फॉलो करेंगे, वो आपके डिसीजंस को फॉलो करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। अथॉरिटी इफेक्टिव होगी जब उसकी एक्सेप्टेंस होगी। यही थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस कहता है। यहाँ टीम वर्क इंप्रूव होता है, बेटर कम्युनिकेशन होता है, एम्प्लॉय कोऑपरेशन बढ़ता है, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनती है, इसको फॉलो करता है। इफ नेक्स्ट इज चेस्टर बार्नार्ड की बुक है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुक्स इज फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, लीगल ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड भी चेस्टर बार्नार्ड का ही दिया हुआ है। सो 1 सेकेंड, एफिशिएंट इफेक्टिव डाइकोटॉमी इज लेफ्ट, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। इसमें कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी दोनों जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। चेस्टर बार्नार्ड का 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया। कौन कौन सा? फर्स्ट हो गया कोऑपरेटिव सिस्टम, सेकेंड वन इज एक्सेप्टेंस थ्योरी, theory and third one is effectiveness efficiency dichotomy. सो ये चेस्टर बार्नार्ड हो गया। इसमें मैंने मैक्स वेबर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है।
So I will not discuss it here. You can check it in the previous video. सेकेंड है डिसीजन थ्योरी स्कूल. ये डिसीजन मेकिंग अप्रोच पे बात करता है कि मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम डिसीजन लेना है. ठीक है. मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है. यानी मैनेजर्स का मेन रोल जो है हर सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेने की बात होती है. तो ये हो गया. नेक्स्ट आपका है इसमें इसका मेन ये है हार्बर्ट साइमन. सो ओ डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पे एक कोर कंसेप्ट है. रेशनल थिंकिंग की बात हुई. एक और कंसेप्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, बाउंडेड रेशनलिटी. बाउंडेड रेशनलिटी इसमें क्या है? बाउंडेड रेशनलिटी में क्या है? बाउंडेड मतलब लिमिटेड. तो मैनेजर्स के पास क्या होता है? लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, लिमिटेड टाइम होता है. इस लिमिट की वजह से वो डिसीजन जो है वो इफेक्टिव नहीं ले पाते. तो जो उनके पास अवेलेबल है, लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी होती है. सो इसमें जो भी उनके पास अवेलेबल है वो उसको उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें जो जो बेस्ट होगा, उन जो जो सॉल्यूशंस उनके पास अवेलेबल है, अवेलेबल सॉल्यूशंस में जो बेस्ट होगा वो सिलेक्ट करते हैं. इसी को बाउंडेड रेशनलिटी कहते हैं. मान लो एक 500 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू लेना है हमें. तो हम 500 कैंडिडेट्स का लेना है. हमारे पास जो मान लो 2000 सीवीज आ गई. तो इसमें से इन 2000 में से ही हमें इस 500 को निकालना है. सो दिस इज इसमें आपको बेस्ट और ऑप्टिमम निकालना है. दिस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को भी आप सेटिस्फाइसिंग कह सकते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेटिस्फाइसिंग. ठीक है. सेटिस्फाई प्लस सफिस, सेटिस्फाइसिंग. ठीक है. तो और एक है जेम्स जेम्स मार्च. जेम्स मार्च सिंपल, ये हर्बर्ट साइमन के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग पे काम किए हैं. मेन जो था वो हर्बर्ट साइमन थे जिन्होंने बाउंडेड रेशनलिटी का कंसेप्ट दिया, डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया. हाँ. ये मेन प्रोपोनेंट है. और जेम्स मार्च एंड जेम्स मार्च. सो नेक्स्ट नेक्स्ट इज अ मैथमेटिकल स्कूल. ये सिंपल है. इसमें मैथ्स से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, अब जो है मैनेजमेंट जो है वो आ गया आपका. ऑपरेशन रिसर्च, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सब कवर करने लगा. क्वांटिटेटिव चीजों पे फोकस करने लगा. इसमें आपका चार्ल्स बैबेज भी है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था. ठीक है. यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियरल एलिमेंट्स जो है वो इग्नोर कर दिया गया. यहाँ पे फुली जो है वो क्वांटिटेटिव चीजों पे बात होने लगी, टूल्स ऑफ एनालिसिस पे बात होने लगी. ठीक है. 1 सेकेंड. यस, लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, डिसीजन ट्री, इन्वेंट्री मॉडल, पर्ट सीपीएम भी इसी में है. ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, पर्ट सीपीएम. ठीक है. प्रोग्राम इवैल्यूएशन, रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, ये इम्पोर्टेंट है. ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुका है. नेक्स्ट बढ़ते हैं सिस्टम स्कूल की तरफ. सिस्टम स्कूल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक
सिस्टम की तरह काम करता है, आप इसको अलग नहीं रख सकते हो। मतलब ये इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पे, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, ये आप सराउंडिंग से इसको अलग नहीं रख सकते हो। और ये यहाँ पे ये एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, क्लोज सिस्टम रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, गोल ओरिएंटेड होते हैं, फीडबैक आता है। इन इसमें ऐसे है इनपुट, फिर प्रोसेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे, आउटपुट, एंड देन फीडबैक विल कम। ये मान लो इनपुट आया, रॉ मटेरियल्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, मनी हो गया, ये सब इनपुट आया, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक्टिविटीज के साथ, ताकि आप गुड्स सर्विसेज प्रॉफिट मिले। फिर एक बार जब वो मार्केट में गया तब वहां से आपका कस्टमर का फीडबैक आएगा उस पे काम होगा। सो इसमें आपका बर्टलैंड फी एंड कार्ड रॉबर्ट कान, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पीवाईक्यूज में आते हैं हर बार। और बर्टलैंड फी, इन्होंने जीएसटी जीएसटी के फाउंडर है ये, जनरल सिस्टम थ्योरी के बारे में। ठीक है, और कार्जन कान ओपन ओपन सिस्टम के बारे में। ओवरऑल दिस इज एन होलिस्टिक अप्रोच, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कम्युनिकेशन की बात होती है, इन्वायरमेंट के चेंज को समझने में हेल्प होता है, क्योंकि आप बाहर के सराउंडिंग से भी डील कर रहे हो, तो इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है आप उसको भी देखोगे। लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के बारे में बात होगी। सो सिस्टम थ्योरी, सिस्टम स्कूल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ओपन सिस्टम होता है जो इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तभी वो इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, वो फीडबैक लेते हैं और फिर कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होता रहता है, इस पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कंटिजेंसी स्कूल, कंटिजेंसी सिचुएशन, इसको आप ऐसे ही समझ लो, सिचुएशन पे बेस्ड, देयर इज नो बेस्ट वे टू मैनेज, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसी सिचुएशन वैसा मैनेजमेंट स्टाइल करना पड़ता है अगर आपको इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो। ये बेस्ट वे कुछ भी नहीं होता है, जो सिचुएशन वैसे। मान लो कि एक स्कूल है, वहां आग लग गई, ऐसे टाइम पे प्रिंसिपल अगर डेमोक्रेटिक डिस्कशन करेगा, आग लग गई, अब वो डिस्कशन करेगा कि प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो एक डायरेक्ट डिसीजन लेना, यहाँ पे डायरेक्ट डिसीजन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लिया गया। अब जो डायरेक्ट डिसीजन होगा वो सबके हेल्प, मतलब सबको हेल्प पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाएगा, कि सबकी हेल्प हो जाए, सबका काम हो जाए। सो यहाँ पे नो वन, कोई भी एक बेस्ट वे नहीं होता, नो वन डिसीजन इज द बेस्ट वे, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है यहाँ पे, एनवायरनमेंट मैटर करता है। इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स है वो फ्रेड फिडलर हैं, वुडवर्ड है, बर्न्स एंड स्टॉकर हैं। सो यहाँ वुडवर्ड ने टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज होता है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, और बर्न्स एंड स्टॉकर ने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की बात की है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। और फ्रेड फिडलर का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो फ्रेड फिडलर ये आपका टास्क ओरिएंटेड लीडर, एक टास्क ओरिएंटेड लीडर होते हैं जो कि काम कंप्लीट करने पे फोकस करता है, रूल्स पे, काम कंप्लीट करने पे, रूल्स
डेडलाइंस इसको फोकस करता है, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है। ये टास्क ओरिएंटेड लीडर होता है। एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर होता है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप और मोटिवेशन पे फोकस हो रहा है, यहाँ रिलेशनशिप एंड मोटिवेशन पे फोकस होगा। ठीक है, टीम वर्क, ट्रस्ट बिल्ड, टीम वर्क एंड ट्रस्ट बिल्ड, इस पे फोकस होता है। एक सिचुएशनल फैक्टर, यहाँ पे थ्री फैक्टर्स होते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स, जिसको ध्यान में रखा जाता है। एक होता है लीडर मेंबर रिलेशन, लीडर मेंबर रिलेशन, जहाँ पे अच्छा है तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होगा, पुअर है अगर अच्छा नहीं है रिलेशनशिप तो ट्रस्ट नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज अ टास्क स्ट्रक्चर, टास्क स्ट्रक्चर, काम क्लियरली डिफाइंड है या नहीं, अगर क्लियरली डिफाइंड है तो टास्क स्ट्रक्चर हाई होगा, क्लियरली डिफाइंड वर्क है तो टास्क स्ट्रक्चर हाई होगा। और अगर एम्बिगुअस है काम, काम उतना क्लियरली डिफाइन नहीं है तो लो टास्क स्ट्रक्चर होगा। थर्ड इज पोजीशन पावर, पोजीशन पावर में हो गया कि लीडर के पास कितनी ऑफिशियल अथॉरिटी है, कि अगर स्ट्रांग है तो वो प्रमोशन कर सकता है, रिवॉर्ड पनिशमेंट का पावर है, वीक है तो अथॉरिटी लिमिटेड हो जाती है। सो ओवरऑल फिडलर का कंक्लूजन ये था कि सिचुएशन अगर फेवरेबल है तो टास्क क्लियर होगा, गुड रिलेशन होगा, स्ट्रांग पावर होगा, और अनफेवरेबल है सिचुएशन तो पुअर रिलेशन, अनक्लियर टास्क एंड वीक पावर हो जाएगा। सो फेमस जो मेजरमेंट टूल इसमें फिडलर में आया है, वन सेकेंड, एलपीसी, ये मेजरमेंट टूल है फिडलर का। इसमें लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, ये फिडलर का फेमस मेजरमेंट टूल है। इसमें लीडर से पूछा जाता है कि आपके साथ काम करने वाला सबसे डिफिकल्ट कलीग कैसा था। एक है हाई एलपीसी स्कोर, इसमें सबसे डिफिकल्ट कलीग के बारे में पूछा जाता है। हाई एलपीसी होगा जहां पे लीडर का कलीग के बारे में पॉजिटिव सोचता होगा, लो एलपीसी होगा जहां पे लीडर कलीग के बारे में निगेटिव देता है। ये सो फिडलर जो है, लीडर फिट सिचुएशन फिट इज इक्वल्स टू इफेक्टिव, ओवरऑल इसका कंक्लूजन है लीडर फिट प्लस सिचुएशन फिट इज इक्वल्स टू इफेक्टिव लीडरशिप, इस पे डील करता है। ठीक है, ये इतना हो गया फ्रेड फिडलर कंटिजेंसी मॉडल के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट इज सोशियो टेक्निकल स्कूल। ये तो सिंपल है कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस आपका पॉसिबल है जब पीपल और मतलब सोशल सिस्टम प्लस टेक्निकल सिस्टम मिलके काम करें। सिर्फ सोशल काम करेगा तो भी काम नहीं होगा, और सिर्फ टेक्निकल होगा तो भी काम नहीं होगा। सोशल में आपका एम्प्लॉयज, ग्रुप्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन ये सब आ जाते हैं, टेक्निकल में मशीन्स, टेक्नोलॉजीज ये सब आ जाते हैं। तो दोनों का काम करना तभी इफेक्टिवली ये वर्क करेगा। इसमें एरिक ट्रस्ट एंड टेविस्टॉक, ये एरिक ट्रस्ट जो है वो टेविस्टॉक इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स के साथ मिलके काम किया था ह्यूमन रिलेशंस पे। फ्रेड एमरी भी इसमें आ जाते हैं। सोशल टेक, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि
एग्जाम में अभी आया नहीं है, इरिक ट्रस्ट आया। सो नेक्स्ट इज अ मैनेजेरियल रोल की तरफ बढ़ते हैं। मैनेजेरियल रोल, इसमें हेनरी मेंसबर्ग ने 10 मैनेजेरियल रोल दिया है। ये एग्जाम में आया है, ये PYQ है। इसमें बहुत बार पूछा गया इंटरपर्सनल रोल्स में क्या क्या आ जाता है, तो फिगर है, लीडर, लाइसन, ये आ जाते हैं। और इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन आ जाते हैं। डिसीजनल में डिसीजन जो जो ले सकते हैं, रिसोर्स एलोकेटर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, एंटरप्रेन्योर, नेगोशिएटर, ये सब आ जाते हैं। सो मैंने सबका स्मॉल स्मॉल डेफिनेशन दे दिया है, जो आप इजीली एग्जाम में इसके बारे में पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट इज मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क। इसमें 7S के बारे में बात किया गया है। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम इज अ हार्ड एलिमेंट। हार्ड एलिमेंट वो होते हैं जो इजीली चेंज किए जा सकते हैं। सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं जो चेंज करना हार्ड, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू चेंज। और इसमें क्या है कि कोई भी एलिमेंट में चेंज होगा, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो दूसरे एलिमेंट्स रिक्वायर होगा कि दूसरे को भी रीअलाइनमेंट किया जाए, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। ठीक है। सो there's a little bit of definition I have mentioned of all 7S, so you can go through with this. If you have any query, any topic you want in this unit, you can comment me in the comment section. I will make a video on that as well. और अभी कुछ थोड़े बहुत और प्रोपोनेंट्स बाकी हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। उसके बाद मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करूंगी, एंड देन वी विल डू सम PYQs ऑफ दिस यूनिट। यूनिट 1 का PYQ करेंगे। So that's all for the today's video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel to motivate me to bring such more videos. Thank you.